हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेकर। पिछला जो मेरा वीडियो आया हुआ था जिसमें मैंने एनसीईआरटी के ऑल एग्जाम्पल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया है, बिल्कुल सॉल्व करके दिखाया है एक एक चीज को। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए 2025-26 के लिए है ये सेशन, और यहां पर हम ऑल क्वेश्चंस करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी शॉर्ट कंसेप्ट की, वहां पर आप कंसेप्ट भी आपको सिखाया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हो। तो बता दूं मैं आपको कि एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हम करेंगे, साथ ही हम हाईली एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अप्रोच करने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। मैं गारंटी दिलाता हूं आपको, अगर आप बिना स्किप करे एक एक सवाल को ढंग से समझेंगे तो डेफिनेटली आपको एक एक बात अच्छे समझ में आ जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी डाउट आता है, आपको कोई भी मन में सवाल आता है कि सर हमने ये तो पढ़ लिया आपसे, अब हमें नोट्स चाहिए सर, इसकी सॉल्यूशन नोट्स चाहिए, तो ये पूरे नोट्स जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, वो सारे नोट्स आपको मेरी राइटिंग में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 8109471083, इसको आप सेव कर लेना। ठीक है, कोई भी अपना नंबर नहीं देगा, मैंने आपको नंबर दे दिया है, तो आप ये नंबर को सेव कर लेना। ठीक है, और आप मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मैं गारंटी दिलाता हूं, अगर आप मुझसे जुड़ गए हैं तो इस बार आपकी ट्वेल्थ बहुत अच्छे से निकलने वाली है। फिजिक्स का पेपर कितना भी टफ आया है, लेकिन आप करके आओगे, एग्जाम को उड़ा के आओगे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारा फिजिक्स राहुल सुरेंद्र फिजिक्स के नाम से चैनल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुए है। जैसे मैं अपनी ये वाली प्लेलिस्ट आपको दिखाना चाहूंगा, तो इस प्लेलिस्ट में मैंने आपका वन शॉट स्टार्ट कर दिया है 2025-26 के लिए, जिसमें पहला वन शॉट है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कंप्लीट फील्ड दिला दिया गया है। इसको आप देखिएगा, तभी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो समझ पाओगे ना भाई। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जहां जरूरत पड़ रही है वहां मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने कूलॉम लॉ के भी अच्छे न्यूमेरिकल यहां पर कराए हुए हैं। सेकंड हमारा चैप्टर आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल, मास्टर द कंसेप्ट फॉर 2025-26 के लिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू। आप इस लेक्चर को जरूर देखना, इसको देखने के बाद इसको देखना, तभी आपको चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। नेक्स्ट हमारा आ चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटली यूट्यूब पर 3 लेक्चर 2025-26 के लिए मैं बना चुका हूं कंप्लीट वन शॉट के साथ। अब ये जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी सीरीज है, इसमें एनसीईआरटी के जितने चैप्टर अभी मैंने पढ़ाए हैं उनमें पूरी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। जितने भी सवाल होंगे सब हम कराएंगे, एग्जाम्पल के भी और आपको एक्सरसाइज के भी, और हाईली एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए आप एक काम और करना, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, और आपके कमेंट की मैं प्रतीक्षा करता हूं। जब आपके कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पिछली वीडियो पर बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों का, तो कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं फुल एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो प्लीज कमेंट जरूर छोड़ के जाइए अपना प्यारा सा, ताकि मजा आ जाए, मेरे अंदर भी एनर्जी आए और आपको भी मजा आए पढ़ाई में। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको हम ट्राई करने जा रहे हैं। ये कैसे करेंगे, देखिए एनसीईआरटी के मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना है। ये आपके फॉर्मूले रिवीजन क्वेश्चन थे। जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर। इनका ये कहना है कि 2 चार्ज स्फीयर है, सपोज दैट एक ये है हमारे पास और एक हमारे पास ये है। ठीक है, और इन पर जो चार्जेस की क्वांटिटी है वो दे रखी है हमको 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे वाले पर दे रखी है 3 × 10⁻⁷ कूलम। प्लेस 30 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इन एयर में रखे हुए हैं। तो हमको फोर्स बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर? बहुत आसान तरीके से करेंगे। पहला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको, सीधा सीधा याद आना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये किसका फॉर्मूला है? कूलम फोर्स का फॉर्मूला है, जनरल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने वैल्यू अवेलेबल है, इसको इसमें पुटअप कर देना। एक बात याद रखना, ये जो यहाँ पर सेंटीमीटर आया हुआ है, इसको सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² का आप इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे, या आप ऐसे भी रह सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ पर चेंज हम कर लेना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो ये जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, राइट। और Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁻7, और Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻⁻7। बहुत बढ़िया। अपॉन में R स्क्वायर है, R स्क्वायर की जगह आपको ये पुट करना है। तो स्क्वायर लगा है तो मैं इसको 2 बार लिखना पसंद करूंगा, इस तरह से। ये मैंने 2 बार लिखना पसंद किया, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना, नंबर्स को अलग कर लेना। सबसे पहले तो नंबर्स को अलग करना। देखो ऊपर 9 है, 9 को लिखो, 2 है 2 को लिखो, 3 है 3 को लिखो। ये 10 टू द पावर कितना है सर, 9 है, ठीक है। यहाँ पर 10 टू द पावर कितना है, -7, तो 10 टू द पावर टोटल कितना हो गया, -14 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब नीचे देखो 3, इसका एक 10 मैंने उधार ले लिया, नीचे इधर भी 3 है, इसका भी 10 उधार ले लिया। तो 2 10 मैंने उधार लिए, तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नीचे 10 टू पावर कितना है, -2 है। इधर कितना है, 10 टू पावर -2 है। तो देखो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, सही बात है ना। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, सही बात है कि नहीं। ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। अब आप पावर को एडजस्ट करेंगे, अब आप पावर को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये 14 है और ये कितना है, 9 है। तो 14 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 5। तो ये आपको मिल जाएगा 3 टू द 6। अच्छा ये 6 हो गया, और ये 10 टू पावर कितना हो गया, -5। और नीचे कितना बचा अपने पास, देखो 10 की पावर -2 है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला, 6 × 10 टू द पावर -3 मिलने वाला। तो इतना न्यूटन आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना होता है यहाँ पर। अगर इसके आंसर की बात करें तो देखते हैं इसका आंसर इतना आ रहा है, क्या आ रहा है। एक मिनट इसको ओपन करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, दिख रहा है 6 × 10 टू पावर -3, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर सही है। ओके जी, समझ में आया होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, रॉकेट साइंस नहीं था, आपको सीधा फॉर्मूला याद आना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन हमने किया और सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया कैसे करना था, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम। एक स्मॉल स्फीयर है, उस पर चार्ज है, कितना चार्ज है सर, एक स्मॉल स्फीयर है जिस पर चार्ज है सर 0.4 माइक्रो कूलम का चार्ज है, सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक दूसरा स्फीयर है जिस पर जो चार्ज है वो कितना है, -0.8 माइक्रो कूलम, ठीक है साहब। एयर में रखे हुए हैं, एक दूसरे पर फोर्स भी लगा रहे हैं साहब। कितना फोर्स लगा रहे हैं, दे रखा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं, अच्छा इनके बीच का सेपरेशन दिया है, नहीं दिया, कोई बात नहीं, पूछेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है कि कितनी दूरी पर रखें कि इनके बीच में इतना फोर्स लगे, ठीक है। ओके, दूसरे पॉइंट में आपसे पूछना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो सेकंड पॉइंट का तो आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि देखो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, 0.2 न्यूटन है। तो आंसर है जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा, सेम उतना ही क्वांटिटी में फोर्स ये इतना लगाएगा, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स होते हैं वो म्यूचुअल फोर्स होते हैं। तो दूसरे पॉइंट का तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 0.2 न्यूटन। फर्स्ट पॉइंट का आंसर हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको निकालना है आर निकालना है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज हमको याद आ जानी चाहिए, सही बात है। चलो अब हमको क्या निकालना है, ओनली आर निकालना है। तो आर को हम यहां फेंकेंगे और इसकी वैल्यू हमको याद रहती है 9 × 10 टू पावर 9, क्लियर है। और यहां पर आपके सामने है Q1 Q2 और बटे में आ जाएगा फोर्स, क्लियर है। आर हमको निकालना है 9 × 10 टू पावर कितना है, 9 इंटू Q1 की वैल्यू आप ये रखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसको कूलम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी 0.4 × 10 टू पावर -6 कूलम, और ये वाली जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी 0.8 × 10 टू पावर -6 कूलम। तो ये हमने इनको कूलम में कन्वर्ट कर लिया,
करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट होता है कूलम। वैल्यू कितनी है सर? Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, बहुत बढ़िया। अपॉन फोर्स की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है 0.2। आप ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट मरेगा, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको एडजस्ट कर लो, बस यही आंसर आप देखो करते हैं। तो देखो 9 और ये कितना है, देखो ये 2 8 जा 16, ठीक है। ये 10 टू पावर कितना, देखो माइनस का 6, 10 टू पावर कितना माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 12। और ये 10 टू पावर 9, नीचे कितना बचा सर? नीचे 10 बचा। ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 10 टू पावर 8 मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखते जाइए, अभी इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। देखो ये 10 टू पावर माइनस का 12 है, ये 8 है, तो कितना बचेगा 10 टू पावर माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे, क्या हटाओगे? स्क्वायर हटाओगे, यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 9 का कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4, और 10 टू पावर माइनस 2 है, मतलब माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं कहीं पर, या फिर नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 इंटू 10 टू पावर कितना माइनस का 2, माइनस का 2 मीटर। या फिर अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एक बार आंसर चेक कर लेंगे सही आया कि नहीं, तो आपका आंसर करेक्ट आया होगा, ठीक है बेटा। तो कुछ नहीं था, केवल आपको फॉर्मूला याद करना था और आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बस सब हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको कैसे हम करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि चेक दैट द रेशियो दिस, ये आपको एक रेशियो दे रखा है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी, ओके, इज डायमेंशन लेस। तो जी हमको शो करना है कि ये जो है, ये जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है। कैसे शो करेंगे? तो देखो इसके लिए हम एक काम करते हैं, देखो के ई स्क्वायर इसके डिवाइड में कर देते हैं आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी डिवाइड में कर देते हैं आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो वही आएगा ना। ऐसा क्यों किया? तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा इसलिए किया है कि ये फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और देखो यहां पर ई और पी का मतलब समझिए, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज तो होता है, साथ में इनके पास मास भी होता है। सर इनके पास क्या होता है? मास भी। तो मास की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चार्जेस की वजह से इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम कांस्टेंट, दोनों के चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है, तो ई स्क्वायर E1 E2 मतलब ई स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस हमने सेम माना है। समझ आई बात? तो इसलिए हमने आर स्क्वायर का डिवाइड किया ताकि हमको पता चल जाए कि ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्जेस और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू मासेस। ओके, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। अब आप देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन अपॉन न्यूटन। तो कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ गया, तो ये शो हो गया दिस इज डायमेंशनल लेस। तो बड़ी ही इजीली तरीके से हमने इसको शो करा दिया कि दिस इज डायमेंशनल लेस। तो ये जो रेशियो है वो कैसा है? डायमेंशन लेस है, ये प्रूव कर दिया हमने। आगे बात करते हैं। अब इसमें हमसे और क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। अब आगे हमको ये पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, मतलब इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी। आप सबको पता है कि के की वैल्यू कितनी होती है? कूलम कांस्टेंट है 9 10 टू पावर 9 होती है। ई की वैल्यू चार्ज 1.6 इन 10 टू पावर कितना होता है? माइनस का 19 होता है बेटा। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा ले, डिवाइड। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इन 10 टू पावर कितना होता है बेटा? माइनस का 11 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास याद है? अरे याद है सर, 9.1 इन 10 टू पावर कितना होता है? माइनस का 31। प्रोटॉन का याद है? 1.67 इन 10 टू पावर माइनस का 27।
तो ये थोड़ा याद कर लेना, अगर याद नहीं हो, सवाल में नहीं दिया हो तो आपको याद करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी मेहनत है आपकी, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आपको प्राप्त होगा वो आएगा 2.27 × 10⁻39। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो मतलब ये रेशियो किसकी इक्विवेलेंट था सर? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों का जो रेशियो आया वो इतना आया। अगर आप इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने टाइम है? यस, 10⁻39 टाइम है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39, 10 के पीछे 39 जीरो लगानी पड़ेंगे भाई तेरे को। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच काम करता है ना, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स नल्ला पड़ जाता है भाई साहब, उसकी औकात ही नहीं रहती कुछ। इतना जबरदस्त फोर्स होता है, इतने टाइम ज्यादा जोरदार फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये फील कराया गया इस सवाल में, समझिए इस बात को। 1.3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आइए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। असेंशन रीजन्स वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेरे वन शॉट में आप देखिए, मैंने वहां पढ़ाया हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ वन चार्ज क्या होता है? Q = NE होता है। ठीक है, यहां पर E जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कौन सा मल्टीपल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि Q = NE का मतलब ये हुआ कि Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उस पर चार्ज कितना आया उसको किस फॉर्मूले से डिसाइड किया जाता है? इस फॉर्मूले से। जैसे हमने किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके बाद कितना चार्ज आएगा सर? 1E। अगर हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसके बाद कितना चार्ज आएगा सर? 2E। अगर हम उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसके बाद कितना चार्ज आएगा? 3E। और अगर हम उसको n इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कितना चार्ज आएगा? NE। तो ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो स्टेप में बढ़ता है। हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। यहां पर एक बात आपको समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका एलिमेंट्री चार्ज होता है। इससे कम चार्ज अगर कहीं पर लिखा है, सपोज दैट ये लिख दिया 0.8 × 10⁻⁻19, तो गलत बात है। इससे कम चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा, और वो चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, जिसको शॉर्टकट में हम E लिखते हैं। क्या लिखते हैं? E लिखते हैं। कहीं पर E/2 लिखा है, मतलब गलत बात है। इसका आधा हो नहीं सकता, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते ना, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते तो चार्ज इतना ही आएगा। तो चार्ज हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है। तो किसी बॉडी पर अगर चार्ज जा रहा है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, कितना? 1.6, या फिर वो कितना आएगा? 3.2। अरे भाई 1.6 + 1.6, पीछे क्या चिपका है? 10⁻9। ठीक है, तो जोड़ेगा तो कितना आएगा? 16 दूनी 32, ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो या तो चार्ज कितना आएगा? 1.6 आएगा, या फिर कितना आएगा? 3.2 आएगा। सर बीच का चार्ज कहां है? है ही नहीं, है ही नहीं। या तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। बीच का चार्ज नहीं होता। तो ये स्टेप में बढ़ने वाली क्वांटिटी होती है। स्टेप में कैसे बढ़ने वाली क्वांटिटी होती है? स्टेप में, ऐसे स्टेप में बढ़ता है, ऐसे स्टेप में चार्ज जाता है। 1.6 जाएगा, ठीक है, 3.2 जाएगा, इस तरह से स्टेप में बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं जाता। ये बात याद रखना, ठीक है। तो किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो स्टेप में जाता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइज होता है चार्ज। कैसा होता है? क्वांटाइज। क्या बात आपको इतनी समझ में आई? अच्छे समझ में आई होगी। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में। क्या लिखा है? व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। अरे भाई, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करोगे ना तो आप कितना चार्ज दोगे? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक की बात करोगे तो 1 सेकंड में करोड़ों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे एक सवाल था एनसीईआरटी में, उसमें लिखा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सोच, 10⁻9 है, 10 के पीछे 9 जीरो लगानी पड़ेंगे। 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कितने साल लगेंगे कि इस बॉडी से जब इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने साल लगेंगे? इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कूलम। तो इसका मतलब 1 कूलम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो जब 1 कूलम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है तो जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, 3 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो हम यहां कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कि चार्ज जो जा रहा है ना
जो चार्ज जो जा रहा है वो कंटिन्यूअस है, मैक्रोस्कोपिक। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है बेटा, अच्छी से बात समझ में आई होगी। इसका क्या मतलब है मैंने समझा दिया आपको, इस वर्ड्स में मैंने यहाँ लिख दिया है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज Q ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक चार्ज, जिसको हम E बोलते हैं, विच इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू N होता है। अभी बताया बेटा, अच्छे से बताया। और N आपका होल नंबर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता, बटा वाला नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, इस तरह का नंबर होगा। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। इतना डिटेल में सर क्यों मत, अरे यार पेपर में ये अगर क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो वो कितना डीप में आपने पढ़ा है उस लेवल पर पूछता है। इसलिए आप सारी बातें अच्छे समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप देख लेना। चलिए, आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है भैया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पूछा जा रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड है सर तुम्हारे पास, कौन सी रॉड है भाई, ग्लास रॉड है। ओके, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, मैंने वन शॉट में पढ़ाया है कि जैसे गिलास रॉड आए तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, विथ सिल्क क्लॉथ, ये आपके सामने एक सिल्क क्लॉथ है, रेशम का कपड़ा है। ओके, तो रेशम का कपड़ा है, चार्ज अपीयर ऑन बोथ। ओके, a similar phenomena is observed with many other pairs of bodies, यही phenomena अलग bodies के लिए, many pairs के लिए भी बताया जा रहा है। Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। क्या मतलब है, सुन ध्यान सुन, अच्छे सुन। ये हमारे पास क्या है सर, गिलास रॉड है। कौन सी रॉड है, गिलास रॉड। ठीक है, ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहा है बेटा, सिस्टम बना रहा है। सुनना ध्यान से, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। दोनों, दो बॉडीज हैं तेरे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया। ठीक है, अब इस सिस्टम के दो मेंबर है, एक ग्लास रॉड, तेरा ग्लास रॉड, एक सिल्क क्लॉथ। अभी इनके पास नेट चार्ज कितना है, इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है सर, इस सिस्टम का नेट चार्ज है 0। नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, अरे भाई अभी इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है ना, रबी नहीं किया तो कैसे चार्ज आएगा, तो इसके पास चार्ज 0 है, इसके पास भी चार्ज कितना है, 0 है। अच्छा एक काम और करता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। अरे यार मुझे केवल इससे मतलब है, इसको पकड़ना भाई। यस, पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया इसने, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इसका एक और हिस्सा मैं यहाँ लेकर आता हूँ। चलिए अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं, सुन जरा ध्यान से। इसके पास कितना चार्ज है, मैंने इसको इससे रब नहीं किया है, तो इसके पास कितना चार्ज है सर, 0 चार्ज है। इसके पास भी कितना चार्ज है सर, 0 चार्ज है। इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है सर, 0 है। अब मैंने गिलास रॉड से सिल्क क्लॉथ को जैसे रब करूंगा तो तुम सबको पता है गिलास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर आया है, सेम क्वांटिटी में उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर आता है। ताकि इस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो इस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज है कितना सर, 1 2 3 4 E के बराबर प्लस। और इस पर अगर हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज बात करेंगे तो इस पर कितना है सर, 1 2 3 4 माइनस 4 E के बराबर है। तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, टोटल सम करेगा तो अलजेब्रिक सम से नेट चार्ज कितना आएगा, अभी भी 0 आएगा। तो पहले भी कितना था सर, 0, बाद में भी कितना है सर, 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिस्टम के लिए फॉलो होता है। इन पर चार्ज आया, यस चार्ज आया, इस पर चार्ज आया, यस चार्ज आया। लेकिन एक सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम का टोटल चार्ज, नेट चार्ज देखेंगे तो वो कितना है, 0। पहले भी कितना था, 0, बाद में भी कितना है, 0। ठीक है, तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है। इट इज ऑब्जर्व दैट द पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रॉड हैज सेम मैग्नीट्यूड एज द नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन सिल्क क्लॉथ, सो दैट चार्ज आफ्टर रबिंग इज 0। रबिंग होने के बाद भी कितना है, 0 है। एज बिफोर रबिंग,
तो पहले रबिंग से पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो है। Hence the law of conservation of charge is being obeyed here। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या लिखा है, 4 पॉइंट चार्जेस। ओके, एक इतना है, फिर एक इतना है, फिर एक इतना है, फिर एक इतना है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो हम यहां पर सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ये स्क्वायर बना लिया बेटा अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लोकेशन को नाम देता हूं मैं ए, इस लोकेशन को नाम देता हूं मैं बेटा बी, इस लोकेशन को नाम देता हूं मैं सी, और इस लोकेशन को नाम देता हूं बेटा मैं डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल कह रहा है लिख दिया। अब ए लोकेशन पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका नाम है कितना, बताओ, 2 माइक्रोकूलम। बी लोकेशन पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका नाम है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। सी लोकेशन पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका नाम है 2 माइक्रोकूलम, और डी लोकेशन पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका नाम है बेटा माइनस का 5 माइक्रोकूलम। सही है, चलो। और ये जो स्क्वायर है ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड्स है, तो सब जगह 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो खत्म करते हैं आगे। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब इस स्क्वायर के सेंटर पर, कहां पर बेटा, सेंटर पर हमने किसको रखा है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा है सेंटर पर, 1 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा है। तो इस पर नेट फोर्स हमको बताना है कितना होगा। देखो इस सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम मुझसे पढ़ा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पिछली वीडियो देखिए। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो कहते हैं, समझने की प्रयास करना। ये डी पर कितना चार्ज है, पहले मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। माइनस का है, और सी पर कितना चार्ज है, 2 है, और बी पर कितना चार्ज है, माइनस का है, और ए पर कितना चार्ज है, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है सर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। कितना, तो हम लिखने का तरीका आपको बताया था। सेंटर पॉइंट है तो इसको मैं चलो ओ नाम देता हूं। तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, इधर की तरफ लगेगा। अरे फोर्स ऑफ रिपल्सन है ना, लाइन पर ही तो लगता है भाई मेरे, लाइन पर ही तो लगता है, तो उधर लगेगा। ठीक है, चल लिख ले यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख ले यहाँ पर फोर्स। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो वो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह ये वाला चार्ज आ जाएगा, Q2 की जगह ये वाला चार्ज आ जाएगा। लिख सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए जरा ध्यान से, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन इस दिशा में लगाएगा, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव, तो इधर की लगे, इधर की तरफ लगे। उसका नाम कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। तो सेम मैग्नीट्यूड यही आएगा, किसके बराबर, फोर्स दिस। ठीक है, सही है कि नहीं, ओके। तो अगर इन दोनों फोर्स की बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम बात करें तो देखिए, ये फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में कैसे हैं सर, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है। तो डायरेक्शन में अपोजिट है तो नीट फोर्स कैसा आएगा, तो सर आप कहोगे कि सर नीट फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा 0। यस, इन दोनों का नीट इफेक्ट कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। चलो इस लाइन पर तो फोर्स 0 हो गया। अब हम बात करते हैं इस लाइन की। चलो इस लाइन की बात करेंगे बेटा, आप ध्यान देखना। इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, इसकी तरफ। इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। मैग्नीट्यूड यहां पर हम लिख सकते हैं ओ डी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके जी, ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी पर ये वाला चार्ज भी तो फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, कितना लगाएगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। सही बात है, तो जो कि इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। लो, अब दोनों के क्या सेम है बेटा, सर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सर दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अपोजिट है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, वैसे तो वही आंसर आ चुका है, 0 आएगा, लेकिन पेपर में तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसलिए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, 0।
तो इन दोनों चार्ज के कारण भी नेट इफेक्ट कितना आया, 0, और उन दोनों चार्जेस के कारण भी नेट इफेक्ट कितना आया, 0। तो ओवरऑल बात करेंगे तो अगर इसको हम बीच में रख देंगे तो इस पर नेट इफेक्ट फोर्स का कितना आएगा, 0 आएगा। इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये वहीं खड़ा रहेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। यस, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, लाइक दिस, ऐसा कर्व होता है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस कर्व है। कौन सा कर्व है, कंटिन्यूअस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट होगी पॉजिटिव से, टर्मिनेट हो जाएंगे नेगेटिव पर, ठीक है, सही बात है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। तो ये इस तरह से नहीं होती, सडन ब्रेक नहीं होती, ब्रेक होकर फिर चालू हो जाए तो ये कॉर्नर नहीं आना चाहिए, तो गलत बात है। ये सही डायग्राम है। यस, तो इसका बात सही है पहला कि जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो लाइंस, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रही है एक लाइन, ठीक है, और एक लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके कट पॉइंट पर, कहां पर बेटा, कट पॉइंट पर, जहां पर ये कटेंगे वहां पर हम क्या कर सकते हैं, टू टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। यानी कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, एक E1 हो गई और एक E2 हो गई। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट भी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे समझ लिया है, बट्स में मैंने यहां लिख दिया है, पीडीएफ मिल जाएगा, आपको नोट कर लेना आराम से, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया सीबीएसई में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस QA। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज है, लिख लेता हूं यहां पर, एक पॉइंट चार्ज है QA। कितना चार्ज है बता, 3 माइक्रो कूलम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट चार्ज है इसी लाइन पर कहीं होगा, तो मैं यहां मान लेता हूं, कितना है सर, QB माइनस का 3 माइक्रो कूलम, ठीक है सर। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर, सर एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिख दिया। ओके, इन वैक्यूम, कोई दिक्कत वाली बात। अब इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। ओके माय गॉड, मिड पॉइंट पर, ये आपका मिड पॉइंट है ओ। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है साहब। ओके, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ए बी को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर हम मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जरा, अब सुनना ध्यान से, अच्छे सुनना, देखो देखो जरा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, दिस वे, यानी कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, जिसको हम बोल देते हैं EA। क्या बोल देते हैं बेटा, EA वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखने की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा, सुन जरा ध्यान से, मैग्नीट्यूड में लिखूंगा कूलम कांस्टेंट Q/r², ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा, यही मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू कितनी होगी 3, और माइक्रो कूलम है तो 10⁻ कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, अपॉन ये 10 सेंटीमीटर है, आपको पता है 10 सेंटीमीटर है तो 10 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मतलब 0.1, तो 0. कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। तो जाने कि ये E का मतलब E वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A2O, मतलब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी A2O, अलोंग A2O, सही बात है, नो प्रॉब्लम। अब सिमिलरली अगर हम बात करेंगे -Q चार्ज के कारण, तो -Q चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगा, सेम डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, -Q चार्ज के कारण भी इधर की तरफ होगा। उसका मैग्नीट्यूड भी अगर हम बात करेंगे सेम आएगा, सेम मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं बेटा यहाँ लिख देता हूँ, EB की बात करूँगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, यही वाला 9 × 10⁻⁹ × 3 × 10⁻⁶/0.1 का स्क्वायर, सही है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो O से B की तरफ, OB वेक्टर, सेम डायरेक्शन, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो नेट फील्ड कितना होगा, सर नेट फील्ड निकालना हमको आता है, नेट हमको निकालना आता है
उनको ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो सुनना, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं सर? सेम है सर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं 2EA लिख सकते हैं, चाहे EB के बराबर मान ली, बराबर तो है ही। तो अब कुछ नहीं करना आपको, 2 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 9 10 टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर कितना आ गया माइनस का 6 बटा 0.1 का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना। ये आंसर आ जाएगा 5.4, ये आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ मैं, नीट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10 टू पावर कितना आ रहा है 6 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगी सबको पता है, नीट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, डायरेक्शन हो जाएगी O से B की तरफ, O से along O to B वेक्टर। ठीक है, तो ये नीट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान था। अच्छा, दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है कि इफ आर नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। अब एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम Q0 से लिखते हैं, उसकी वैल्यू है 1.5 × 10 टू पावर माइनस का 9 कूलम। इज प्लेस एट दिस पॉइंट, मतलब यहां पर रख दिया उसको। कहां रख दिया? इस लोकेशन पर रख दिया। तो इस पर फोर्स एक्सपेंस बताओ। तो ये तो बड़ा आसान है, हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q0 इंटू E, नीट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर Q0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q0 की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10 टू पावर 1.5 × 10 टू पावर माइनस का 9, और इसकी वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी। बस इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका 8.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 8.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 न्यूटन। ठीक है, और डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। अच्छा सॉरी, गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है और यहां पर रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि इधर की तरफ लगेगा। तो इधर की तरफ हमको देखना पड़ेगा O से A, तो ये आ जाएगा OA वेक्टर, इधर की तरफ जाएगा ना भाई। अरे यार, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इधर ही तो जाएगा O से A की तरफ, तो डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ, लेफ्ट साइड में। क्लियर है? चल आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस। अच्छा, एक है QA, इतना दिया है, एक QB है, वो इतना दिया है। लोकेटेड एट पॉइंट A, पॉइंट्स पर लोकेटेड है। यहां पर देखिए पॉइंट दिया हुआ है, ये और ये 2 पॉइंट दिए रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, डरना नहीं है हमको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। यहां पर एक मैंने ऐसे बनाया, चलो इसको यहां लेकर आता हूं मैं। ठीक है, ये बनाया। दूसरा मैंने ऐसे बनाया, अरे यार क्या है, ये ऐसे बनाया। ठीक है, और थर्ड ऐसे बनाएंगे अपन। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ आगे की तरफ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। आप समझते हैं, ये आपका हो गया। देखो ये पीछे वाला जो कोऑर्डिनेट है वो जेड एक्सिस को बताता है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है। तो जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो ये मान लो जेड एक्सिस है, जेड डैश। ठीक है, तो यहां पर एक लोकेशन है, यहां पर उसका नाम है ए। ठीक है, ए लोकेशन है, जहां पर ये नाम रख दिया मैंने, और दूसरी लोकेशन है बी। दूसरी लोकेशन कौन सी है? बी। अच्छा, ये माइनस का है, तो एक काम करते हैं, ए लोकेशन को हमको यहां लेना पड़ेगा। कहां लेना पड़ेगा? यहां पर 0,0, माइनस का 15 सेंटीमीटर। सही बात है। अरे नेगेटिव जेड एक्सिस तो नीचे ही होता है ना भाई। और ये बी पॉइंट है, वो हमको यहां लेना पड़ेगा। बी पॉइंट यहां लेना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? 0,0, प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर हम बात करेंगे, तो टोटल अगर हम देखेंगे रेंज, इनके डाइपोल का बीच का जो रेंज देखेंगे वो आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? 30 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए
इस बी लोकेशन पे जो चार्ज रखा है क्यू बी, जिसकी वैल्यू कितनी है बताओ। तो सर इसकी वैल्यू है माइनस का 2.5 × 10⁻⁻⁷ माइनस का 7 कूलम। इस ए लोकेशन पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू बताओ कितनी है। सर सेम ही है, 2.5 × 10⁻⁻ कितना दिखा है, माइनस का 7 कूलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ओके। ये सब दे दिया इन्होंने। अब आपको बताना है डाइपोल मोमेंट और इसका नेट चार्ज निकाला, टोटल चार्ज बताना। चलो तो पहले पॉइंट का हम आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल चार्ज की। किसकी चार्ज बात करते हैं, टोटल चार्ज ऑफ दिस डाइपोल, ऑफ दिस डाइपोल इज, बताइए कितना आएगा। तो आंसर है टोटल चार्ज की बात कर रहा है, नेट चार्ज की बात कर रहा है, दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड करिए और आपको पता है इसका वैल्यू कितना है, माइनस का 2.5 × 10⁻⁻⁷ प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻⁻⁷, कैंसिल हो जाएंगे तो नेट चार्ज कितना आ गया, 0। तो याद रखना डाइपोल का टोटल नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम होती है लेकिन नेचर अपोजिट होने के कारण 0 हो जाता है। चलिए ये आ गया आंसर समझ में, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इसके दूसरे पॉइंट में हमको क्या निकालना है, दूसरे पॉइंट में हमको क्या निकालना है बेटा, दूसरे पॉइंट में हमको निकालना है डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2A होता है कि नहीं होता। चलो तो कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, चार्ज की वैल्यू तो सेम है 2.5 × 10⁻⁻⁷। 2A कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो 3 × 30 × 10 कितना करेंगे, -2 सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा। तो याद रखना यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आएगी, उस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो P = कितना आ जाएगा 75, 25 × 75 × 10⁻⁻ कितना होगा 7, 8, 9, 10⁻⁻ कितना हो गया 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो 7.5 आएगा 10 का, और इधर कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁸ आ जाएगा कूलम × मीटर। अरे भाई इसको यूनिटरी में लाने के लिए हमने क्या किया, 10 का डिवाइड 10 का मल्टीप्लाई। तो 10 का डिवाइड किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया तो वहाँ से एक पावर कम हो गई। तो ये तो आ गया डाइपोल मोमेंट। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, ये बात जरा ध्यान समझना, ये बार बच्चा ध्यान समझना। इसको मैं अगले पेज पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कैसे देखेंगे। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है। सर नीचे की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁻⁸। अब डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। तो नीचे क्या होता है, जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, और नेगेटिव जेड एक्सिस को यूनिट वेक्टर में -k लिखा जाता है। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा तो -7.5 × 10⁻⁸ k कूलम × मीटर। दिस इज अवर आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं। तो एक बढ़िया सवाल था, अच्छे समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। आइए ये सवाल क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिखा है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटी क्या है तेरे पास, सर गिवन क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, मतलब P की वैल्यू पता है 4 × 10⁻⁻ कितना दिया है, -9 कूलम × मीटर। ओके ठीक है। इज अलाइंड एट 30 डिग्री, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 5 × 10⁻⁴ कितना 4 न्यूटन पर कूलम। ओके चल पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। अरे भाई टॉर्क निकालना है, कुछ नहीं है, सवाल का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए बस। इतनी टेस्टिंग है इस सवाल में कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, P sin थीटा होता है टॉर्क का। P की वैल्यू आपको दे रखी है 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10⁻⁴ और साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी इसका आंसर आएगा मैं बता देता हूँ आपको। इसका आपका आंसर आ जाएगा
10 टू पावर माइनस का 4, 10 टू पावर माइनस का 4 न्यूटन इंटू क्या होता है टॉर्क का यूनिट मीटर। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी, सॉल्व कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, अ पॉलीथीन पीस, आपके पास एक पॉलीथीन पीस है, ओके पॉलीथीन है, ओके पॉलीथीन, पॉलीथीन पीस को आपने रब किया है बूंद से। किससे रब किया बेटा, बूंद से, बूंद से आपने रब किया। ठीक है, तो याद रखना पॉलीथीन एक तरह का प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस पर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इससे रब किया है तो जाहिर सी बात है चार्ज पेयर में क्रिएट होता है, तो इस पर जितना नेगेटिव है उतनी ही क्वांटिटी का यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक सिस्टम हो गया, इस सिस्टम का नीट चार्ज तो जीरो है। ठीक है, एनीवे आगे बात करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज। इन्होंने कहा कि आ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। नहीं भी लिखते तो हमको पता है कि प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आता है, बताया आपको। ठीक है, वो कितना आया है नेगेटिव चार्ज, ये दे रखा है Q बराबर नेगेटिव चार्ज आया माइनस का 3 × 10 टू पावर माइनस का 7 कूलम नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, पॉलिथीन पर। ओके, क्या पूछा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो यहां पर वो से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हुए, मतलब तो ऐसे n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n निकालना है। तो सीधा सीधा कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। क्या होता है, अभी बताया था, NE, n पूछ रहा है तो Q/A। Q की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 टू पावर माइनस का 7 और E की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 1.6 × 10 टू पावर माइनस का 19। ठीक है, E की वैल्यू होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप याद रखना आगे के लिए। 1.6 × 10 टू पावर माइनस का 19 जब भी दिखे तो इसका मतलब होता है 6.25 × 10 टू पावर 18। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 दिस नंबर 6 क्या लिखा था मैंने, 25 × 10 टू पावर कितना है, प्लस का 18 मल्टीप्लाई कितना है 3 × 10 टू पावर माइनस का 7। आप इससे मल्टीप्लाई करना, इसका जो आंसर आ रहा है मैं अभी आपको देख के बता रहा हूँ। आंसर इसका आ जाएगा 1.875 × 10 टू की पावर आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। और करीब करीब देखा जाए कि 1.8 जो है वो 2 के नज़दीक है, तो 2 × 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 12। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे 2 × 10 टू पावर 12। चलो अब इसमें इस सवाल में और क्या पूछा जा रहा है हमसे, आइए उस पर बात करते हैं। इस सवाल में हमसे और क्या पूछा जा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। देखो इधर सेकंड पॉइंट में पूछा जा रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम बूल टू पॉलीथीन। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसकी कमी को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। एक बात याद रखना, चार्ज की बात करें हम, किसकी बात करें, चार्ज की बात करें, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात करें। किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की। पहले तो सुन लो जरा, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें होती हैं, एक तो इसके पास मास होता है, दूसरा इसके पास चार्ज होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज तो जाएगा, तो मास नहीं रहेगा क्या, मास भी तो जाएगा ना बेटा। तो मास जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस बॉडी का मास बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा वो हमको बताना। तो टोटल मास निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गए और एक इलेक्ट्रॉन में कितना मास है, बस ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। अरे भाई टोटल मास निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास m है, दो इलेक्ट्रॉन का मास 2m है, तीन इलेक्ट्रॉन का मास 3m है। कितने इलेक्ट्रॉन का है, n, तो n × m, तो टोटल मास कितना होगा, कैपिटल M। बस कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, n की वैल्यू भी निकाली थी तुमने, 2 × 10 टू पावर 12। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है याद है तुम्हें, 9.1 × 10 टू पावर कितना होता है, माइनस का 31 होता है। ठीक है, तो ये करीब करीब 9 के बराबर है। 9 के बराबर है तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। और 31 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका, माइनस का 19। और अगर आप इसको पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 × 10 टू पावर माइनस का 18। ठीक है, 10 का डिवाइड कर दिया, 10 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये मास आएगा केजी में। किस में आ जाएगा, केजी में। दिस इज अवर आंसर। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था,
इसमें केवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगा और साथ में मास का भी कंसेप्ट लगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करें। देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। क्या लिखा है भैया यहाँ पर, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, 2 इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर है, ओके, चार्ज कॉपर स्फीयर है, एक ए है और एक बी है। अच्छा रुक जाओ यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, एक ए है और सर एक बी है, ठीक है। सेंटर से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं सर, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, ओके, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच दिस, मतलब इन पर जो चार्ज है और वो चार्ज के कारण जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो हमको निकालना है। दोनों पे चार्ज तो सेम ही है बेटा, दे रखा है। द रेडी ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट में तो हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हम लगाएंगे कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹ होती है, Q1 की वैल्यू कितनी होती है 6.5 × 10⁻⁷ होती है, और ये भी 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन में 50 × 10⁻²। अब ये थोड़ी सी मेहनत आप करिए, बार बार मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। फोर्स का जो भी वैल्यू आ रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फोर्स का जो वैल्यू आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 1.5 × 10⁻², 1.5 × 10⁻², न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेना यार, कुछ नहीं उसमें। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल्ड द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। सुनो एक चीज तो यहाँ पर ये समझिए कि ये जो चार्ज थे दोनों की वैल्यू सेम थी, तो Q स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, डिस्टेंस तो सेम थी। अब यहाँ पर जो नई कंडीशन की बात कर रहे हैं, न्यू कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो न्यू कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, कूलम कांस्टेंट को तो हमारा बोली वो तो क्या ही रहेगा। इन्होंने ये कहा कि चार्ज को डबल किया, तो मतलब Q1 को भी डबल किया, Q2 को भी डबल किया, तो मतलब 4Q स्क्वायर आ जाएगा। अरे यार Q1 को भी डबल किया, Q2 को भी डबल किया, तो कितना आएगा 4, और ये दोनों तो सेम ही हैं, तो Q स्क्वायर हुआ कि नहीं, ठीक है, बटा आगे लिखा है डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो पहले R थी तो बाद में कितनी हो गई, हाफ हो गई। इसको सॉल्व करना जरा, तो न्यू फोर्स क्या आएगा बताइए। ऊपर तो लिखा है Q स्क्वायर 4, ठीक है, और ये R स्क्वायर, और नीचे का 4 ऊपर जाएगा, 4 चौक 16, तो मतलब ऊपर एक और 4 आएगा, तो आपका आ जाएगा 16Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब आप देखिए 16 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू तो वही है जो अभी आपने सॉल्व की थी, कितनी आई थी 1.5 × 10⁻²। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मैं लिख देता हूँ, कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.24 न्यूटन। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा इसमें अगले वाले पॉइंट में कंसेप्ट घुमा दिया। ओके चलिए आइए एक और बढ़िया सवाल देखिए, एक और बढ़िया सवाल देखिए क्या करवा रहे हैं इसमें। देखो इसमें क्या कह रहे हैं हमसे कि एक फिगर शो कर दिया है डायग्राम में, इनका ये कहना है कि बताना हमको ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। 3 चार्ज पार्टिकल यहां से थ्रो किए गए हैं, यहां से 3 चार्ज पार्टिकल थ्रो किए गए हैं, 1 2 एंड 3, 3 चार्ज पार्टिकल थ्रो किए गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, वो भी यूनिफॉर्म है। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, मतलब इन तीनों चार्जेस के साइन बताने हैं। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो, मतलब Q/m किसका हाई है, किसका हाई है, ये हमको शो करना है। बढ़िया सवाल है, ध्यान देखना, अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहली बात तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए ऊपर कौन सी प्लेट है पॉजिटिव, नीचे कौन सी प्लेट है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव होती है। सही बात है कि नहीं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही बात कर रहे हो सर, नीचे की तरफ होती है। अब आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो आपका पॉजिटिव प्लेट है
और एक आपका नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मूव करता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जबकि आपका नेगेटिव चार्ज जो होता है वो मूव करता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये दोनों लाइन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज होगा? जाहिर सी बात है, बिना देखे ही आप बता सकते हैं, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, सही बात है। और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। बड़ा इजी कंसेप्ट है, ये सबको समझ में आया होगा। अब चार्ज मास रेशियो वाला कंसेप्ट आपको अगर मैं अच्छे से बताऊंगा तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं एक लाइन में बता दूंगा तो आपका केवल सवाल तो हो जाएगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए, और हमें कंसेप्ट क्लियर करना है तो इसलिए टाइम देंगे, 2 टाइम। मैं बोल रहा हूँ टाइम दो मुझे थोड़ा सा। देखो, ये मैंने 2 प्लेट बनाई, ठीक है। ये इनकी बीच की रेफरेंस लाइन में मान लेता हूँ, दिस इज रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन हो गई ये आपकी रेफरेंस, ओके। यहाँ से मान लीजिए आपने इस लोकेशन से नेगेटिव चार्ज को थ्रो किया अंदर, कितनी वेलोसिटी से? v, या पॉजिटिव को थ्रो किया तो तीनों का ही है, मतलब दोनों का ही है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ ही थ्रो किया, ठीक है। अब ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, Q इंटू ई होता है। कितना होता है? Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज पर इतना फोर्स लगेगा। ये फोर्स कहाँ लगेगा सर? ये फोर्स कहाँ लगेगा बताओ? तो ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऊपर की तरफ इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है बताओ? 90 डिग्री। और जब भी फोर्स, आपने क्लास 11 में कंसेप्ट पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि जब भी किसी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं और कुछ वेलोसिटी देकर, और ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर काम कर रहा है और वेलोसिटी के 90 डिग्री है, तो इस पर भी इसका मोशन जो होगा, इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा, वो ऐसे जाएगा, इस तरह से मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, सही बात है। अगर मान लीजिए जिस लोकेशन पे ये इंटर कर रहा है उस लोकेशन पे टाइम 0 था, उस समय अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो क्या कोऑर्डिनेट लिखूंगा सर? 0,0 लिखोगे, सही बात है। लेकिन जब ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो सपोज दैट ये डिस्टेंस L मान लेता हूँ और ये हाइट में y मान लेता हूँ, तो इस लोकेशन के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा, जहाँ पर ये पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है, तो इस लोकेशन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L x में चला और y में कितना चला? y चला, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये बढ़िया समझाया आपने सर, समझ में आया हमको ये वाली बात। अच्छा, अब एक बात ध्यान सुनिए, जब ये पार्टिकल सीधा जा रहा है, v वेलोसिटी हमने दी है, ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? उसके राइट एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स है ही नहीं, नो फोर्स। अगर फोर्स नहीं है तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इसलिए मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो हमको फॉर्मूला याद है डिस्टेंस का, क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है सर? एल। कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है सर? v से। और टाइम कितना लगेगा? मान लीजिए t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? L/v आ जाएगी। तो ये तो हमने निकाल लिया टाइम, ये तो हमने क्या निकाल लिया बेटा? टाइम, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, अच्छे समझ में आई सर ये वाली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझिए इस बात को, मैं अगले पेज पर अच्छे से और समझाता हूँ आपको पूरा कंसेप्ट। ये तो एक्स डायरेक्शन की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाय डायरेक्शन की, ठीक है। तो जब आप फेंक रहे होते तो उस समय इसके पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो वाई एक्सिस में फोर्स तो काम कर रहा है, तो मतलब ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड। फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो फॉर्मूला जानते हैं, S = UT + ½ AT का, ये फॉर्मूला जानते हैं अपन। तो बाय डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि x की वेलोसिटी थी उस समय, y की वेलोसिटी 0 थी। फिर 1 सेकंड बाद जब उस पर फोर्स काम किया तो फिर वो उसके बाद वेलोसिटी आएगी। एनीवे तो स्टार्टिंग में तो 0 थी ना, तो ये 0 हो गया।
और ये ऊपर कितना गया, ऊपर कितना गया, मुड़ने का ऊपर कितना गया, तो ये y, तो इसको मैं y लिख देता हूं, ये 0 हो गया हाफ। और a की वैल्यू हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन मास होता है सर, ठीक है। फोर्स कितना है, QE बटा m, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा QE बटा m। t की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, L अपॉन v, तो मतलब L स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस बात को अच्छे से, इसको मैं रब करूँगा तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या आएगी कि y इक्वल टू आपका आ जाएगा Q अपॉन m टू E L स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। सही बात है, चलो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसकी ट्रेजेक्ट्री का ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आगे आने वाले इस टॉपिक पर कोई से भी सवाल के लिए आपको याद रख लेना चाहिए। कैसे आया मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, कांस्टेंट, तो हम E को मान लें कांस्टेंट, E को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, यूनिफॉर्म है सब जगह एक जगह। ये वाला जो लेंथ हमने L माना है, वो लेंथ सभी पार्टिकल ने सेम लेंथ ट्रेवल किया, तो L भी आपका कांस्टेंट हो गया। सही बात है। मान लीजिए जिस लोकेशन से आपने तीनों पार्टिकल को छोड़ा है उन तीनों लोकेशन में वेलोसिटी सेम दी आपने, तो v भी कांस्टेंट हो गया, और 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो बचा कौन, Q अपॉन m। तो Q अपॉन m सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुआ किसके सर, किसके प्रोपोर्शनेट हुआ, y के। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जिसका Q अपॉन m ज्यादा है मतलब उसका y ज्यादा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन से सबसे ज्यादा, वैसे दिखाने के लिए दूर दूर बनाए हैं लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा बाय किसका दिखेगा हमको, यहाँ पर रेफरेंस लाइन से बाय सबसे ज्यादा किसका दिखेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का दिखेगा। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बाय सबसे ज्यादा है मतलब ये डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, ये क्या चीज है, डिफ्लेक्शन है। तो बाय का मतलब पॉजिटिव चार्ज का डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसलिए उसका Q अपॉन m ज्यादा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा, और चार्ज मास रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। क्लियर है बेटा। तो ये पूरा मैंने ओवरऑल कंसेप्ट आपको समझाया उसके बारे में डिटेल में, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको देखिए, इसको देखिए बेटा। अब ये क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए क्या लिखा है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है गिवन क्वांटिटी में 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, I कैप मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही बात है, ये डायग्राम में सही दिखाया गया है। ओके, आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिया हमने, क्या ले लिया, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिया, ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द बाय जेट प्लेन। तो ये जो प्लेन होता है ये बाय जेट प्लेन है, और ये सीट को भी हमने बाय जेट प्लेन के पैरेलल रखा है। तो मतलब ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये वाला जो प्लेन है उसके पैरेलल आपने किसको रखा है, सीट को रखा है, स्क्वायर सीट को रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो सीट है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है, मतलब इस सीट के साथ उसका एंगल 90 डिग्री है। ओके, और अगर हम बात करें इस सीट से एरिया की बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तेरे को 0 डिग्री मिल जाएगी। एन कैप किसको दर्शा रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है। तो एरिया की बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर की एरिया की बात करें तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाइए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 10⁻² आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका एरिया, ये तो आपका आ गया एरिया, ठीक है। जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री
विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, थीटा की वैल्यू दी रखी है 60 डिग्री। ओके, तो पहले पॉइंट में तो हमको फ्लक्स निकालना है जब वो थीटा एंगल नहीं बना रहा है, दूसरे पॉइंट में थीटा एंगल के साथ बना रहा है, ठीक है। तो ध्यान सुनना अच्छे से बात को मेरी, मैं क्या बताना चाहता हूं यहां पर। देखो, सबसे पहले तो हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो पहले केस में तो थीटा 0 है, तो मतलब इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ई पता है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में लिखूंगा आई कैप। अरे भाई, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी तो है, तो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 3 × 10⁻³ आई कैप मल्टीप्लाई एरिया हो गया 10⁻² मीटर स्क्वायर आई कैप। तो ये तो आपका आ जाएगा 3 10⁻, कितना आ जाएगा 10 ही बचेगा, मतलब 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, यानी कि आपका फ्लक्स आ गया है 30। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये पहले पॉइंट का आंसर आ गया, पहले पॉइंट का आंसर आ गया। अब दूसरे पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या लिखा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स। अब इसको आपने क्या किया है, नॉर्मल रखा है, नॉर्मल रखा है किसके साथ 60 एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, इससे आपने सीट को 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। एक्स एक्सिस से सीट को, किसको बेटा, स्क्वायर सीट को 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। तो ये जो सीट है इसका एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री होता है, नॉर्मल होता है। कैसा होता है, नॉर्मल, इस तरह से। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, कितना है 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 90 में से 60 माइनस करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में ना, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ना कि ये 60 डिग्री वाला। तो आप क्या करेंगे, 90 में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। सही बात है, समझ पाए मैंने क्या समझाया, फिर से समझिए। ये आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्स की डायरेक्शन में। अब यहां पर जो सीट है आपकी, उसको 60 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, और एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वाला एंगल चाहिए, तो 90 में किसको घटाना पड़ेगा, 60 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, बस। अब जो दूसरा पॉइंट है उसका आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 30 डिग्री करना है। तो यहाँ पर ई ए का मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है 30 आया था, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 करेगा तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करेंगे, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो ये बात आप अच्छे से समझ पाए इसमें। तो ये एक लॉजिक इन्होंने लैंग्वेज का हमको दे दिया, वो हमको समझना जरूरी था, अदरवाइज आप फंस जाते यहाँ पर। सवाल में कुछ नहीं, सवाल में कोई दम नहीं थी। चलो आओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। मतलब जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, कितना दे रखा था, वो दे रखा था, एक बार चेक कर लूंगा, मैं भूल गया, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप, ये दे रखा था। मतलब एक्स की डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, थ्रू अ क्यूब साइड 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक क्यूब है बेटा अपने पास, यहां पर हमारे पास एक क्यूब है। देखिए मैं क्यूब बना लेता हूं पहले। तो ये मैंने एक अच्छा सा क्यूब बना लिया, ठीक है बेटा, ये क्यूब बना लिया, ये इस तरह से मैंने क्यूब बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। अब कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बेटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इस सरफेस में इंटर करेगा, अच्छा एक सेकंड को ना, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा, ओके, और इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं? दिख रहा है सर हमको? सर हमको दिख रहा है, ऐसे बाहर निकल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस सवाल में क्या पूछ रहे हैं पहले तो उसको समझ लेते हैं, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। देखो सवाल पढ़ के हाथ ख्याल तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर पाएं। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि व्हाट इज द फ्लक्स, नेट फ्लक्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.41 मतलब 14 थ्रू अ क्यूब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर साइड का है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स, ओके, इनके जो फेसेस है वो कोऑर्डिनेट्स प्लेन के कैसे हैं, पैरेलल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, तो ये वाला जो फेस है, ये वाला लेफ्ट साइड का, ये वाला लेफ्ट साइड का जो फेस है वो बाय जेट प्लेन में है, तो उसके पैरेलल हुआ कि नहीं? ठीक है ना, हुआ ना। सेम ये वाला भी उसी के पैरेलल हुआ, सही बात है। अब तुम यहां पर एक कंसेप्ट देखना, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंटर कर रहा है, ठीक उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रहा है, तो इसके अंदर नेट फ्लक्स कितना हुआ? 0। तो सोचना ही नहीं है इसके अंदर नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, बिना सॉल्यूशन के। लेकिन आप फिर भी मन में इच्छा है सॉल्व करने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जो पीछे वाला जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बता दो कहां होगा? इसका एरिया वेक्टर होगा इधर की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा। ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऊपर वाली सरफेस की मैं बात करूंगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90, ठीक है, समझ में बात? तो और पीछे वाला भी इधर की तरफ होगा, वो भी सब 90 डिग्री। ये वाला, इसके ये वाला, फिर इधर वाला और नीचे वाला। दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा। देखिए ये वाला सरफेस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये वाला भी 90 डिग्री का बनाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री का बनाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री का। केवल ये वाला और ये वाले की बात करें तो ये वाला बना रहा है 180 का, ये वाला बना रहा है 0 डिग्री का, ठीक है। ओके, तो तुम्हें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला, नेट फ्लक्स निकालना है ना, तो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पता है? लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड की कैलकुलेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स आपका आएगा नेगेटिव EA, राइट साइड का फ्लक्स आएगा आपका पॉजिटिव EA। अरे भाई 180 cos 180 वैल्यू कितनी होती है? -1, तो नेगेटिव फ्लक्स आएगा। उधर कितनी होती है? 0 पर cos 1 होती है, तो ये आएगा तो कट जाएगा, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? जो नेट फ्लक्स होता है आपका वो इनसाइड चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो जितनी लाइन इधर से एंटर कर रही है उतनी बाहर जा रही है। इसके अंदर नेट चार्ज कितना है सर? इसके अंदर नेट चार्ज 0 है, तो इसलिए फ्लक्स भी कितना होगा? 0, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ से भी प्रूव कर दिया, कंसेप्चुअल टाइप से भी प्रूव कर दिया और कैलकुलेशन से भी इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, आइए समझ में आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया अपन से? ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। एक ब्लैक बॉक्स है भैया, कोई ब्लैक बॉक्स है। इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज। नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो तुम अगर एक बॉक्स की कल्पना करते हो, तुम यहां पर एक बॉक्स की कल्पना करोगे। अच्छा बना लूं बॉक्स? चलो बॉक्स बना लेते हैं। ये आपने क्या बनाया? बॉक्स बनाया, ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। अब यहां पर नेट आउटवर्ड फ्लक्स कहां है? बाहर की तरफ है। कैसा है? बाहर की तरफ है। ओके, बाहर की तरफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स है। तो ये जो अगर बाहर की तरफ है तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट जो होती है वो पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, मतलब अंदर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो उसका फ्लक्स आपको गिवन है कितना? 5 = 8 × 10³ न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर। तो पूछ क्या रहा है भाई तू मेरे से?
ये पूछा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हमको इसके अंदर कितना चार्ज है वो बताना। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है गॉस थ्योरम से, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई फ्लक्स होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 और फ्लक्स आपको दे रखा है 8 इंटू 10 टू पावर 3। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 कूलम। तो ये तो साहब पहले पॉइंट का आंसर आ गया। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0 could you conclude that there were no charge inside the box, why or why not? इसका रीजन बताना है। अच्छा एक बार बताता हूं, इसके अंदर नेट चार्ज है या नहीं है, तो उससे जो फ्लक्स निकल रहा है उसके कारण मैंने जो चार्ज बताया वो इतना चार्ज आया, ये चार्ज आया, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लक्स 0 है तो वो कब 0 हो सकता है? तो गॉस की थ्योरम क्या कहती है? इनसाइड द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कहती है, कहती कि नहीं कहती? तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ब्लैक बॉक्स है कोई, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो भी फ्लक्स 0 हो जाएगा, या फिर चार्ज है फिर भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? जैसे हम इसके अंदर डाइपोल पुट कर दें, इसके अंदर क्या पुट कर दें? डाइपोल पुट कर दें, तो डाइपोल पर जितना नेगेटिव होता है उतना ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तब भी फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा गॉस थ्योरम से, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो नेट चार्ज कितना आएगा? 0। और अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां पर कि नहीं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको यहां पर बता दी। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान समझिएगा। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ओके, एक स्क्वायर शीट है, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है भाई। एबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, ये जो चार्ज है अगर हम इसके चारों तरफ एक स्क्वायर की कल्पना करते हैं, किसकी कल्पना करते हैं? स्क्वायर की कल्पना करते हैं बेटा, स्क्वायर की कल्पना करते हैं इस तरह से, ये दिखा है देखो, यहां पर स्क्वायर की कल्पना करते हैं तो ये चार्ज ठीक सेंटर में आएगा, जो कि इसकी सरफेस से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है भाई? पूछ क्या रहा है भाई? ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, टोटल फ्लक्स बताओ। तो टोटल फ्लक्स का तो फॉर्मूला ये होता है इनसाइड द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स तो ये आ जाएगा आपका। चार्ज कितना है ये आपको दे रखा है 10 माइक्रोकूलम 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर कितना होता है? माइनस का 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 होता है, ठीक है। अब हमसे आगे भी कुछ कह रहा है, ध्यान सुनना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ओके, यही पूछ रहा है। और आगे कुछ और भी लिखा है क्या? द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आंसर है, आप इसको सॉल्व मॉल्व कर लेना, यही आंसर है। तो इसका आंसर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं देख के। तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका एक सेकेंड, कुछ और भी है क्या? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा है इसमें, हिंट दी है कि थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विथ एजेस 10। एक सरफेस के लिए देखो, इसमें टोटल सरफेस कितनी होती है? 6 होती है। तो अगर हमको टोटल सरफेस से निकालना होता तो हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन एक ही सरफेस का निकालना है तो हम 1/6 करेंगे। तो क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस आपको इसमें क्या करना है? 1/6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेट फ्लक्स आपका आ जाएगा, जो कि आपका आ रहा है यहाँ पर 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अरे भाई, कंप्लीट फ्लक्स के लिए निकालेगा ना, तो कंप्लीट के लिए निकालेगा तो 6 का मल्टीप्लाई करना है। ओनली एक फ्लक्स का निकालेगा ना, कंप्लीट के लिए तो हमको वैसे भी कुछ नहीं सोचना। तुम्हें पता है गॉस थ्योरम ये कहती है कि कोई सा भी किसी भी शेप की अगर हम बात कर लें, किसी भी शेप की अगर हम बात कर लें, तो किसी भी शेप के लिए फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। उसके अंदर बस चार्ज होना चाहिए कंप्लीट के लिए, ठीक है। किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे सिंगल फेस की बात की जाएगी तो सिंगल फेस मतलब कोई भी एक
फेज की बात की जा रही है। तो इसमें कितने फेज हैं, इसमें कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 फेज है कि नहीं। तो 6 फेज है तो एक फेज के लिए क्या करेंगे, 1/6 कर देंगे। बस इतना काम आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। आइए समझते हैं इसको समझते हैं। हाँ, क्या लिखा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर क्यूब गाउसियन सरफेस। ओके, तो एक पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पर है क्यूब के, 9 सेंटीमीटर और एजेस। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द, अरे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का निकालना है फॉर्मूला गॉस थ्योरम याद आ जाना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस Q दे रखा है 2 × 10 टू पावर माइनस का 6, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर कितना होता है माइनस का 12। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा करीब करीब 2.3 × 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए इसकी बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस। आपको एक चार्ज दिया है पॉइंट चार्ज माइनस का 1.0 इंटू 10 टू पावर 3। अच्छा चार्ज नहीं दिया भाई, फ्लक्स दिया है, फ्लक्स दिया है, क्योंकि यूनिट से भी पता चल जाता है क्या दिया है, लैंग्वेज से पता ना चले तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स दिया है। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, एक गाउसियन सरफेस है, ओके। यहां से ये वाला फ्लक्स पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है। तो तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, तो हम मान सकते हैं कि इसके सेंटर पर नेगेटिव चार्ज रखा होगा, इससे इतना फ्लक्स पास कर रहा है, ओके। तो पहले पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है, अच्छा इसका रेडियस इन्होंने बता रखा है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस इन्होंने बता रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2.1 मीटर, करेक्ट। चलो आपसे पहले पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस वेयर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम से इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपसे बोल रहा है कि रेडियस को डबल कर दो, तो कर दो भाई, है रेडियस फॉर्मूले में, नहीं ना, यस। तो फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी, कितनी, ये लिखिए माइनस 1.0 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर, ठीक है। रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो क्या कर लेगा उखाड़ के, कर ही नहीं पाएगा डबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। आपको पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, ये आपका पॉइंट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से। बस आपको यहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव है, उसका इससे मल्टीप्लाई करना है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8.85 इंटू 10 टू की पावर जो हो जाएगा आपका माइनस का 9, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है, ओके। चलो यहाँ क्या आंसर, बढ़िया सवाल था। और वो चार्ज नेगेटिव आएगा क्योंकि फ्लक्स अंदर इंटर कर रहा है, और अंदर इंटर करता है तो अंदर कौन सा चार्ज मान सकते हैं, नेगेटिव, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज एन अननोन चार्ज, ओके, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये वाला जो आर है वो 20 सेंटीमीटर पर है स्फीयर से। यहां पर इस लोकेशन पर पॉइंट पी मान लेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, ओके, रेडियली इनवर्ड, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, ओके। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, ओके। तो स्फीयर के अंदर हमको नेट चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कौन सा रखा हुआ है, बताइए इसकी वैल्यू क्या है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमको याद है, E बराबर क्या होता है, कूलम कांस्टेंट K Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमको चार्ज निकालना है ना बेटा, पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं, कितनी आएगी, 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q हमको निकालना है
और अरे यार यहाँ कर देता हूँ, चल देखो ई की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁻³ दे रखी है, ठीक है, इक्वल टू कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻³ कितना होता है, 9 होता है। चार्ज हमको निकालना है, आर की वैल्यू कितनी थी 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, क्यू की वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 6.67 × 10⁻⁹ कूलम। दिस इज अवर आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन था, केवल आपका फॉर्मूले की टेस्टिंग थी, बाकी तो सवाल में घुमाया गया है। तो सवाल की लैंग्वेज देखकर डरा मत करिए, जो जो बोला जा रहा है उसको उतारते जाइए और बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, बात कर लेते हैं। आ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ डायामीटर, इसका डायामीटर हमको दे रखा है कितना 2.4 मीटर। ओके, ये डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस की बात करेंगे तो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर आ जाएगी। सही बात है, ओके बिल्कुल सही बात है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी वो है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 80 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सही बात, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, हमको स्फीयर पर चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है। सुन, ये गिवन क्वांटिटी है, चार्ज कैसे निकालेगा, तो तेरे को एक चीज याद आनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया। तो यहां से हम क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा × ए आएगा। अब एक स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr² होता है, बोलो या सुन लो। सिग्मा तेरे को दे रखा है 80 × 10⁻⁶ 4, पाई की वैल्यू 3.142 लेना चाहो तो और बड़ा, आर की वैल्यू 1.2 स्क्वायर। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत करिए और क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.45 × 10⁻³ कूलम। दिस इज अवर आंसर। सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा रहा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इससे कितना फ्लक्स निकल के जा रहा है वो और निकालना है। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला गॉस लॉ से हम जानते हैं, Q/ε0 होता है, ठीक है। Q आपके पास है 1.45 × 10⁻⁻³ ε0 है 8.85 × 10⁻⁻12। सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फ्लक्स का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, हो गया। चलो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है भाई, वो वाला क्वेश्चन है। अगर ये वाला क्वेश्चन बोला जाए, इससे आर इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात की जाए तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, λ/2πε0 आर होता है। क्या होता है, आर होता है, ओके। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 2λ/2π मतलब 4πε0 आर, तो कोई गलत बात है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, तो 2 तो हो गया साइड में, मतलब 1/4πε0 तो हो गया साइड में, 2λ/r आ जाएगा। अब हम सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल में क्या दे रखा है, चार्ज प्रयोग, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है, और डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कितना करेंगे, 10 टू पावर कितना आ जाएगा, -2 मीटर। बस इस फॉर्मूले में पुट करना है यहाँ पर आपको, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी, सॉरी, इसमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है, मतलब लैम्डा आ जाएगा। मैं रख के दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो E बराबर 9 × 10⁻⁹ 2 λ/r 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है कितना 9 × 10⁻⁴। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। वैसे तो दिख रहा है कि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁴ है यहाँ पर, 10 टू पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। और ये आप इधर ले जाएंगे तो ये 4 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इधर कितना है 10⁵ × 2 × λ। तो आप देखेंगे कि ये 2 से ये
4 कट जाएगा 2 बार में, और ये ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 4 है यहाँ पर। सही कर रहे हैं ना अपन। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, सब कुछ हो गया डन डनाडन। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस का 9 लैम्डा आ रहा है। आंसर इसका 10 टू पावर माइनस 4 आ रहा है। भैया कहाँ गड़बड़ कर दी, कहाँ गड़बड़ कर दी? ओ माय गॉड, गड़बड़ ये कर दी कि जहाँ पर आर था और यहाँ पर अपन ने आर स्क्वायर कर दिया, ये गड़बड़ कर दी। सॉरी, थोड़ा 1 मिनट और पेशेंस के साथ इसको करते हैं, 1 मिनट और पेशेंस के साथ करते हैं। ऊपर का तो कट ही गया, तो ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। सही है कि नहीं? चलो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 10 टू की पावर माइनस का 2, और यहाँ पर कितना बचा 10 टू पावर 5 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा नीचे आएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू 10 टू पावर माइनस का 7 आनी चाहिए, और इसकी यूनिट होती है क्या होती है? कूलम पर मीटर। तो 10 टू पावर माइनस 7 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होता है, आर होता है। ठीक है, ओके, गलती से लिख गया था, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आओ इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से। यहाँ पर क्या लिखा है भैया, ध्यान समझना। 2 लार्ज थिन मेटालिक प्लेट, 2 लार्ज थिन मेटालिक प्लेट। ओके, ये बना ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेटालिक प्लेट आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एंड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन देयर इनर फेसेस, इनर फेसेस ये अंदर का फेस है। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन। अगर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव साइन, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, इसके पास चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव, इसके पास चार्ज डेंसिटी है मान लीजिए नेगेटिव। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब चार्ज डेंसिटी जो भी है अपने पास अवेलेबल है उसके मैग्नीट्यूड है 17 इंटू 10 टू पावर माइनस का 22 कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, नो प्रॉब्लम, सही बात है। तो क्या पूछ रहा है भाई अपन से? इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ये आपकी फर्स्ट प्लेट हो गई, ये आपकी सेकंड प्लेट हो गई। तो आउटर रीजन ये वाली, ये कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई बेटा? राइट साइड हो गई। ठीक है, ये इनसाइड हो गया। ये कौन सा साइड हो गया बेटा? इनसाइड हो गया, इनसाइड हो गया। ठीक है, ओके, आइए बात करते हैं, बढ़िया सवाल है। यहां पर मान लो एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं मैं Q, यहां पर मैं एक पॉइंट मान सकता हूं R। तो बात करते हैं इस पॉइंट पर। पहले तो मुझे पता होना चाहिए एक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। विदाउट सॉल्विंग आप लिख देंगे। ठीक है, यहां बात करते हैं नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप इनको ऐड करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इधर बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालेंगे तो कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम आप लोगे तो आपको दिख रहा है ऊपर आएगा 2, मतलब कट के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जाने कि एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, आजू बाजू में 0 होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 17 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 22 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर कितना होता है? माइनस का 12। इसको सॉल्व आउट कर लेना तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो लिखा हुआ है 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर आके आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, लेकिन अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपकी बुद्धि को खोलेंगे। अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप उड़ा पाओगे। तो आपको क्लास छोड़ के बिल्कुल नहीं भागना है, पूरी क्लास को देखना है, पेशेंस के साथ देखना है। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में
ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी घूम कर आ सकता है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मैं ले रहा हूं, ये एडिशनल क्वेश्चन है, इसमें आपकी बुद्धि लगेगी। वहां पर बुद्धि नहीं लग रही, सिंपल फॉर्मूला था, आप आंसर निकाल रहे थे, लेकिन यहां आपकी बुद्धि लगेगी और बुद्धि वाले क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, इसलिए इनको आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है, एन ऑयल ड्रॉप 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है, जिस पे एक्सिस इलेक्ट्रॉन, अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो इस पर चार्ज जो होगा वो एन ही होगा, जिसमें एन की वैल्यू दे रखी है 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज दिस। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऑयल है, इसका कुछ मास है, मास दे रखा है 1.26 ग्राम दे रखा है, तो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो कहां काम करता है सर, नीचे की तरफ काम करता है, mg, ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स कहां काम करता है, नीचे की तरफ। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है ऑयल ड्रॉप, तो जाहिर सी बात है इस ड्रॉप पर ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तभी तो ये बीच में खड़ी है स्टेशनरी, इसका मतलब इस पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिया होगा, तो ये बीच में लटकी हुई है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं, बड़ी खतरनाक बात पूछ रहे हैं कि एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो इस ड्रॉप का जो रेडियस है वो निकालना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा, मतलब mg के बराबर हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू ई बराबर मास mg, ठीक है। अभी यहां पर रेडियस नहीं दिख रहा जो कि हमको इसमें पूछा जा रहा है। तो देखो Q की वैल्यू हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Ne होती है, क्योंकि n की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हमको इसको आप फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे ही रखता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे को सवाल में दे रखा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जो कि कांस्टेंट है। चलो मास का फॉर्मूला हम जानते हैं, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके। अब एक और बात हम जानते हैं, ड्रॉप कैसी होती है, स्फीयर होती है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है दिस। अब हम यहां से आर निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, तो यहां पर हमको आर की वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी आएगी, 3Ne कैपिटल E अपॉन 4 पाई रो जी। सही है बात, देख लो एक बार अच्छे से, यहां से 3 का तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और बाकी सारी जो क्वांटिटीज थी वो नीचे चली गई सामने, ठीक है। और यहां से आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं, वैल्यू को पुट कर देता हूं, r की पावर 3 को मैं हटाऊंगा यहाँ से। तो पहले तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, n की वैल्यू 12 दे रखी है, चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है, e की वैल्यू हमको दे रखी है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 2.55 × 10⁴ दे रखा है, डिवाइड है 4 है, पाई की वैल्यू 3.142, डेंसिटी आपको गिवन है, ऑयल की डेंसिटी देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर डेंसिटी आपको गिवन है रो, सुनना ध्यान से, कितनी है 1.26 ग्राम पर सीसी दिया है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इसका मतलब देखिए 1.26 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे 10⁻³ आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा -6, ठीक है, ओके। तो ये -6 हो गया ग्राम, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ग्राम को केजी में चेंज कर रहे हैं तो -3 आएगा। तो आपका आ जाएगा 1.26, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ कितना बचेगा -3 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा तो घटने के बाद माइनस का क्या बचेगा, प्लस का बचेगा ना भाई, प्लस का बचेगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1.26 × 10⁻³ मल्टीप्लाई
ये डेंसिटी की जगह आ गया। मास कितना दे रखा है, मास हमको पता है ड्रॉप का, ये तो ग्राम डेंसिटी थी ऑयल की। ड्रॉप का मास दिया है कि नहीं दिया, डेंसिटी, अच्छा मास में ही, ड्रॉप में ही तो मास होता है, तो मास उसका इतने ग्राम है, कितना डेंसिटी आ गई, अच्छा जी है, सॉरी जी, डेंसिटी की वैल्यू तो रख ली मैंने, जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, ओके। और यहां से जब Q हटेगा तो पावर आ जाएगी 1/3। तो ये तो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें बेटा, सारी वैल्यू पुट कर दी। इसको आपको मेहनत से सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप इसको मेहनत से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर जो आने वाला है इसमें वो आएगा 0.946 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 18 1/3 मीटर में, ओके, मीटर में सब कुछ ऐसा ही कन्वर्ट किया। तो देखो सवाल सॉल्व करना एक अलग बात होती है, क्योंकि इसमें वैल्यू काफी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, तो आप डर रहे हो कि अरे यार ये कैसे सॉल्व, सब हो जाएगा सॉल्व। मैथ है ना, आपने मैथ दिया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। बायोलॉजी वाले भी सॉल्व करेंगे क्योंकि फिजिक्स तो आ ही रही है ना, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो वैल्यू आती है वो इजी वैल्यू आती है, जिनको आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू को चेंज करके आएगा। तो आपको मेन पर्पस था कि इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आप ये फॉर्मूला तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, फिजिक्स जहां तक है, उसके बाद तो मैथमेटिक्स रहता है। बढ़िया सवाल था, आइए दिमाग खुल गया होगा भाई साहब। इधर देखिए, ये एक सवाल देखिए, यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि विच अमंग द कर्व्स सो इन फिगर कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। इसी का एक और मैंने यहां पर डिजाइन बनाया हुआ है, इस तरह से ये सब डिजाइन बने हुए हैं, इनमें से आपको चेकअप करना है कौन सा पॉसिबल नहीं है। आओ पहले यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, इस कंडक्टर की मैं बात करूंगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो सरफेस के 90 डिग्री पर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो सरफेस का कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। लेकिन अगर आप इस सवाल की बात करेंगे तो इस सवाल में ये देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं है, डिफरेंट एंगल है, यहाँ पर अलग एंगल है, यहाँ पर कुछ भी एंगल बन रहा है, समझ रहे ना। तो ये नॉट पॉसिबल है, और नॉट पॉसिबल ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, तो मतलब ए आंसर है हमारा। दूसरा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट तो हो रही है, सही बात है, लेकिन नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो रही है, ये गलत बात हो गई, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो ये भी हमारा गलत है, और गलत कोई सही बता रहा है, तो मतलब ये भी आपका ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिजाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस तरह का होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला, इससे ऐसे निकला, इससे ऐसे निकला, ऐसे निकला और ऐसे निकला, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे, तो गलत बात है, तो कट तो नहीं कर सकते। अगर कट नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेटरली ऐसे मुड़ना पड़ेगा इस तरह से, तो ये लेटरली एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। कौन सा फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इनके बीच में अगर हम कोई पॉइंट मानेंगे तो वो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा हमको। कौन सा पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल, यहाँ पर चार्ज को रखने पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर हमको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम चार्ज रख देंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं मिलेगा, मतलब ये सही आंसर है। और जहां पर सही आंसर को हमको गलत बताना है। अरे भाई लैंग्वेज पर क्या लिखा है यहाँ पर, विच अमंग द कर्व सो इन फिगर कैन नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं वो बताना। ये तो पॉसिबल है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसका जी वाला डायग्राम भी देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, कैंसिल करनी मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव टर्मिनेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्लोज लूप भी आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप बनाती नहीं है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉट पॉसिबल है, इसलिए इसको भी मतलब ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये पॉसिबल वाला आपका नहीं होगा, नॉट पॉसिबल दिखाना था, ध्यान समझना। समझ में आया होगा सवाल। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान समझना। क्या लिखा है क्वेश्चन, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट भी नहीं है, बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अगर मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ऊपर जाने पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसको मैं मान सकता हूं
कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ। तो इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ दिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है वो आपको दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हमने सवाल यहां तक पढ़ लिया। न्यूटन पर कूलम पर मीटर, तो मीटर भी हमारा यहां पर आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या लिखा है कि व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क। अब हमें फोर्स निकालना है और टॉर्क निकालना है एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मूवमेंट दिस। इस डाइपोल मूवमेंट मतलब इस सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, जेड डायरेक्शन में फिक्स है, तो जेड कर देता हूं यहां पर, वो दे रखा है 10⁻⁻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 ⁻
डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो नेट फोर्स निकालना है। अब सुनना ध्यान से अच्छे से। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो नीचे की तरफ लगेगा ना, राइट पर। इस पर फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा नेगेटिव चार्ज पर। ओके। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा सर? ऊपर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो Q इंटू ई, और E कितना है यहाँ पर? E प्लस डी ई। सही बात है, बोलो यस और नो, सही बात है। लेकिन इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जेड डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस का के कैप। जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए माइनस का के कैप, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। इस फोर्स की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये ऊपर की तरफ लग रहा है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा के कैप। तो इस सिस्टम का निकालना है, सिस्टम का फोर्स ऑन सिस्टम, फोर्स ऑन सिस्टम। तो फोर्स ऑन सिस्टम पे अगर हम बात करेंगे तो वो इनको ऐड करने पर आएगा, तो ऐड कर लो इनको। तो माइनस का क्यू ई प्लस डी ई, ठीक है, प्लस क्यू ई के कैप, और इसके पीछे भी के कैप। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का क्यू ई के कैप माइनस का क्यू डी ई के कैप, ठीक है। चलो ये आ गया, चलो बढ़िया बात है। और इधर कितना है? क्यू ई के कैप। ये कैंसिल होगा इससे, तो हमें फोर्स मिल जाएगा, फोर्स वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कितना? इतना मिल जाएगा, माइनस का क्यू डी ई के कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा मैं, ओनली क्या देखूंगा? मैग्नीट्यूड। तो क्यू डी ई ये मिलेगा, मैग्नीट्यूड देखूंगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, इसमें मैं डी जेड मल्टीप्लाई डी जेड कर रहा हूं, मतलब डी जेड का मल्टीप्लाई डी जेड का डिवाइड, ऐसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये तो बनाएगा डाइपोल, मतलब पी जेड, डाइपोल मूवमेंट। अरे कोई भी एक चार्ज और चार्ज के बीच की दूरी डी जेड है ना यहाँ पर, और इसकी वैल्यू हमको पता है पहले से ही। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो पी जेड कितना है? ये लिखा है 10 टू पावर माइनस का 7, और ये वाली जो रेट है वो दे रखी है 10 टू पावर 5, तो फोर्स आ जाएगा 10 टू पावर माइनस का 2 न्यूटन। दिस, ठीक है, ये आ गया भाई। ओके जी, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये तो फोर्स आ गया। अब और क्या पूछ रहे हैं? डाइपोल मूवमेंट। तो देखो आप एक बात समझो कि अगर हम डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखें पहले, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से कम होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है। मतलब ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो अगर आप दूसरे पॉइंट की तरफ जाना चाहते हैं टॉर्क निकालने के लिए, तो पी ई साइन 180 रखेंगे। यहाँ पर कितना रखेंगे? 180, और साइन 180 पर टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो 0 आ जाएगा। तो टॉर्क कितना काम करेगा इस पर? 0, करेक्ट। तो ये हमारे क्या आ गया? इसमें आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट का आंसर आ गया, और ये आपका पहले पॉइंट का आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये बढ़िया शानदार क्वेश्चन किए, ठीक है। वीडियो और लंबा ना हो जाए तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं और भी डिटेल में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी भी कंप्लीट की, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हमने ट्राई करके देखे जो हमारी बुद्धि को थोड़ा सा खोलते हैं, ठीक है। कुछ थोड़े से क्वेश्चन अभी रह गए हैं, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नहीं तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक बच्चे का क्वेश्चन था, एक डाउट था, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। पहले तो वो डाउट क्या था कि एक बच्चे का कॉल आया कि सर यहां पर आपने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला एटम वाला जो क्वेश्चन था,
इस क्वेश्चन में यहां पर आपने ये चीज निकाली, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट आया था यहां पर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, फिर आपने ये चार्ज की वैल्यू यहां पर रखी होगी, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया? तो कहीं नहीं गया भाई, वो गलती से छूट गया था मेरे से। तो यहां पर आप एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लगाना ही पड़ेगा तो लगा दीजिए, वो तो वही है ना भैया, फॉर्मूला ही होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप चार्ज की वैल्यू ये रख रहे थे तो एप्सिलॉन नॉट अपन से छूट गया था, तो अब लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहीं गया नहीं, वो वही है, बस गलती से लिखना मैं भूल गया था, ठीक है। ये पिछली वाली क्लास की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हमने लगा लिए जो आपके एग्जाम में अप्रोच को बढ़ाएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त यारों को शेयर करना और प्लीज प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए काम करता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।